मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द भारत एंड यूनियन गवर्नमेंट पॉलिटिकल माइनर का। तो जो आपका संविधान, भारत का संविधान और आपकी जो संघीय सरकार है उससे संबंधित जो आपका पेपर होने वाला है वो उसका कंप्लीट रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। यूनिट फर्स्ट से अपन शुरुआत करेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, इस समय सेल चल रही है आपके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा पे। तो अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। भारत के संविधान सभा की संरचना व भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो भारत की जो संविधान सभा है उसकी क्या संरचना है और उसकी क्या भूमिका, इस पे आपको चर्चा करनी है। भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना वो कब देखने को मिली? 1946 को कैबिनेट मिशन के योजना के तहत देखने को मिलती। तो जुलाई 1946 में आपको कैबिनेट मिशन भारत में आता है और उसके द्वारा क्या की जाती है, भारत शुरुआत में इसमें कुल सदस्य कितने थे? 389 कुल सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश थे तथा 93 सदस्य कहां से चुने गए थे? रियासतों से चुने गए थे। तो यही है कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कुल 389 जो कुल सदस्य थे, उसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से देखने को मिलते थे। मतलब जहाँ पे ब्रिटिश सरकार वो राज करती थी वहां से लोग आते थे। 93 सदस्य रियासतों से। तो 93 सदस्य कहां से आते थे? स्वतंत्र रियासतों पे, जहां पे अंग्रेजों का क्या नहीं था, राज नहीं था। साथ के साथ 4 सदस्य मुख्य आयुक्त के प्रांतों से, और 4 जो सदस्य थे वो कहां से आते थे? मुख्य आयुक्त के प्रांतों से देखने को मिलते थे। चुनाव की बात करें, ब्रिटिश प्रांतों के तहत चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। तो चुनाव किस प्रकार से होता था? जो चुनाव प्रांतीय जो विधानसभाएं होती हैं जितने भी, उसके द्वारा क्या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। तो जहां पर जैसे आज के समय आपके सामने जिस भी विधानसभा क्षेत्र में रहते हो वहां से आपका एमएलए चुना जाता है ना, और जहां से आप सांसद चुनते हो, तो उसी तरीके से अब तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तब कैसे होता था? अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। थोड़े से लोगों को क्या चुनाव करने का अधिकार होता था और वो चुनकर भेज दिया जाता था। जबकि रियासतों के प्रतिनिधित्व को उनके शासन द्वारा मनोनीत किया जाता था। और जो रियासत होती थी, समझ आ गया, स्वतंत्र रियासतें होती थी, तो वहां से क्या किया जाता था? वहां से उनका जो शासक होता था वो एक व्यक्ति को चुनकर भेज देता था। विभाजन के बाद की क्या पद्धति देखने को मिली? भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के कुल सदस्यों की जो सदस्यता है वो घटकर कितनी हो गई? 299 है हो गई। तो कितनी हो गई? जो 299 कुल सदस्यता घटकर हो जाती है। इसमें से 229 जो ब्रिटिश सदस्य थे और प्लस 70 कितने थे? आपको रियासतों से देखने को मिलते थे। तो 229 सदस्य कुल कितने? ब्रिटिश प्रांतों से और 70 रियासतों से थे। समझ में आ गया? भारत के विभाजन के बाद में कितना हो जाता है? 299 देखने को मिलती है संख्या। अध्यक्ष और समितियों की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। तो किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। संविधान के मसौदा को तैयार करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। तो जो संविधान है उसके मसौदे को तैयार करने के लिए अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मसौदा समिति है जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा समिति कौन थी? जो ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से बोला जाता है, जो क्या करती थी? कोई भी नियम कायदे, कोई भी जितने भी आप आर्टिकल देखते थे उन सबके निर्माण करने का कार्य किसका होता था? मसौदा समिति का होता था। वो निर्माण करती थी, बाद में उस पर चर्चा होती थी और उसी को कानूनी जमा पहना दिया जाता था बाद में जाकर। भूमिका की बात करें, संविधान का निर्माण, संविधान सभा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करना था। तो संविधान सभा है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? भारत के लिए एक नए संविधान को तैयार करना संविधान सभा का क्या था? पहला सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसे विभिन्न देशों के संविधानों को द्वारा अध्ययन किया और इसका निर्माण कैसे किया गया? अलग अलग प्रकार के जो संविधान होते हैं उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। जैसे कुछ चीज इंग्लैंड से उठा ली है ना, अपनी जो संसदीय प्रणाली है, अमेरिका से उच्च न्यायालय की जो पद्धति वो उठा लिया आपने, आयरलैंड से आपने उठा लिया, यहाँ साउथ अफ्रीका से आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उठा लिया। तो ऐसे कुछ कुछ करके आपने चीजों को उठाना शुरू कर दिया और एक जो आज के समय का जो संविधान देखते हो उसका वास्तविक रूप निकल कर आता है। संप्रभुता का प्रतीक, इसमें भारत के लोगों को संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। संप्रभु क्या होते हैं? सारे के सारे लोग हैं वो
एक हैं भारत में, इस चीज का क्या दिखाया जाता है, इसमें संप्रभुता की जो इच्छा है उसका प्रतिनिधित्व किया गया है। इसमें न केवल संविधान बनाया गया बल्कि एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करती है। और जो ये पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, संविधान देखने को मिलता, इसमें न केवल एक संविधान का निर्माण किया गया बल्कि एक संप्रभु निकाय के रूप में इसका निर्माण को किया गया। अगला पॉइंट है कानून बनाना। जब नया कानून लागू नहीं हुआ था तब भारत के लिए एक अंतरिम विधायिका के रूप में कार्य किया गया था। मतलब जब तक कानून नहीं बनाए गए तब तक ये क्या बनाएगी, अंतरिम विधायिका का निर्माण किया गया। जैसे ऐसे समझ लो आज के समय राजस्थान की विधानसभा है, अब क्या हो गई, वो भंग हो गई है ना, उसका निर्माण नहीं हुआ, तो एक छोटी सी मतलब अंतरिम सरकार बना दी गई, अंतरिम विधायपालिका बना दी, जहां पर लोग क्या चुने गए, चुने हुए नहीं होते थे, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा जिनको चुन लिया जाता था। राष्ट्रगान का प्रतीक, संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाती है। तो जो संविधान सभा है उसके द्वारा क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया जाता है। अच्छे से याद कर लेना, ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। अगला राष्ट्रपति का चुनाव, इसी सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो यही जो आपके सामने संविधान सभा, इसके द्वारा क्या किया गया, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। आप पढ़ेंगे आपके सामने यूनिट नंबर 2 की तरफ। मौलिक अधिकार व उनके महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं और उनके क्या महत्व होते हैं, इस पर आपको अच्छे से टिप्पणी करनी है। पहले वाले पॉइंट, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता व सम्मान के लिए आवश्यक होते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो अधिकार जो कोई भी व्यक्ति होता है उसके जीवन को जीने के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए और उसकी समानता के लिए जरूरी होते हैं। जैसे कि आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो, भाषण दे सकते हो, कहीं पर भी अपना घर बसा सकते हो, कहीं पर भी जाकर अपने व्यापार कर सकते हो। समझ में आ गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपको ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। कहां से कहा था का मौलिक अधिकार, संविधान के जो भाग नंबर 3 है इसमें 12 से 35 तक इनको शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को कहां से कहां तक शामिल किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनको शामिल किया गया है। महत्व की बात करें, व्यक्तिगत विकास, यह अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करते हैं। तो क्या होता है इनका महत्व, ये कोई भी व्यक्ति होता है उसका सर्वांगीण विकास पर बात करते हैं, कोई व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास के ऊपर बात करते हैं, और इसकी आवश्यकता उसके लिए एक आवश्यक वातावरण भी प्रदान करते हैं। साथ साथ क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण वातावरण का भी निर्माण करने का कार्य करते हैं। अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। यह अधिकार नागरिकों को राजनीति और नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो ये क्या करते हैं, आपके सामने ये जितने भी अधिकार है, मौलिक अधिकार, आपके सामने कोई भी जो व्यक्ति होता है उसको राजनीतिक अधिकार देते हैं, नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य। अगले वाला पॉइंट है शासन पर नियंत्रण। मौलिक अधिकारों का क्या कार्य होता है, ये सरकार की मनमानी शक्ति को सीमा लगाते हैं। साथ के साथ इनका क्या कार्य होता है, जो सरकार है वो क्या कर सकती है, भाई सरकार जनता का, अगर जनता सरकार का विद्रोह कर दे तो उनपे क्या कर सकती है, उनपे नियंत्रण करने से नियंत्रण कर सकती है। तो इसकी जो सरकार की मनमानी होती है उसको रोकने के लिए भी मौलिक अधिकारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये नागरिकों राज्य के खिलाफ सुरक्षा करते हैं। तो नागरिक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, भाई नागरिक, सरकार सत्ता में आए हुए लोगों के पास क्या रहती है, सारा तंत्र होता है, सारी संस्थाएं होती हैं, वो क्या कर सकते हैं, नागरिकों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, उन पे अलग अलग प्रकार की धाराएं लगाकर उनको क्या कर सकते हैं, उनको कमजोर कर सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार हमें कानूनी रूप से वो संरक्षण प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा उसको मिलती है। न्याय योग्य की बात करें, इन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में कर सकता है। तो सबसे अच्छा फायदा क्या है, अगर आपका कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बजाय आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो या फिर उच्च न्यायालय में जा सकते हो। समझ में आ गया। सिर्फ कुछ एक ही जो ऐसे कानून होते हैं जिसमें कोई भी अधिकार होता है, जिसमें क्या होता है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर आपके सामने उच्च न्यायालय में जिसको सुना जाता है, और उसमें से कौन है, मौलिक अधिकार उसमें से प्रमुख है।
कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। पहला है समानता का अधिकार। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर कौन सा अधिकार है? आपके अंदर समानता का अधिकार। हर व्यक्ति को जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, समाज के आधार पे, है ना, कोई भी आधार पे उसको क्या क्या नहीं किया जा सकता, उसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसको सरकारी नौकरियों के पर नहीं किया जा सकता, उसको अस्पृश्यता नहीं की जा सकती, उसके जो उपाधियां वगैरह को भी नष्ट किया गया था। तो 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार मिलता है। अगले वाला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 में इसकी देखने को मिलती है। आर्टिकल नंबर 19 में किसकी बात की जाती है आपके सामने? स्वतंत्रता की। हमें सबसे पहले किसकी स्वतंत्रता है? हमें अपने भाषण देने की स्वतंत्रता है। फिर क्या? सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है हमें, फिर उसके बाद में व्यापार करने की है, और हमें कहीं पर भी विचरण करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल अनुच्छेद 20 में क्या दे रखे आपको? कोई भी व्यक्ति है उस पर एक से अधिक बार क्या नहीं लगाया जा सकता? कानून नहीं लगाया सकता। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या बताया गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 22 में किसकी बात की गई आपके सामने? बंदी पर जो कोई भी व्यक्ति होता है उसको आप किस जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार होते हैं उस बारे में बात की गई है। अगला क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो कब देखने को मिलते हैं? अनुच्छेद 23 और 24 में। मतलब अनुच्छेद 23 में क्या क्या बताया गया है? कोई भी व्यक्ति को आप बेकार वगैरह नहीं करा सकते। 24 में क्या बताया गया है? मतलब मुफ्त में मजदूरी नहीं करा सकते। 24 में कोई भी 14 साल से नीचे का बच्चा 6 से 14 साल के बच्चे को कोई भी बाल मजदूरी नहीं करवा सकते हो, खतरनाक जगह। समझ में आ गया आपको हर चीज? अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, जहां आप कोई भी धर्म को मान सकते हो, धर्म पे कर नहीं लगता है, और धार्मिक शिक्षा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। 29-30 में किसकी बात होती है? अल्पसंख्यकों की। अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, संस्कृति है, उनको क्या किया जाएगा? संरक्षित किया जाएगा। अगले वाला कौन सा? अनुच्छेद नंबर 22 को जो भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की आत्मा के रूप में जाना, मौलिक अधिकार और संविधान की आत्मा के रूप में, अनुच्छेद नंबर 32, इसमें क्या बताया गया? संवैधानिक उपचारों के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हम हमारा जो मौलिक अधिकार है इनका उल्लंघन होने पर हम कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये किसमें दिखाया गया? अनुच्छेद नंबर 32 में इनको दिखाया गया है। तो ये तो था आपका यूनिट नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्या प्रश्न है? एग्जामिन द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की भूमिका पर विवेचना कीजिए। तो भारत की जो राजनीति है उसमें प्रधानमंत्री का क्या कार्य है, और आपके सामने मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। पहले बात करें प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री कौन होता है? सरकार का प्रमुख। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। तो कौन होता है? आपको पता है, आपने अपने सांसदों को चुना और सांसद से पार्टी वो सत्ता में आई, और उसने क्या किया? एक अपना जो प्रमुख चेहरा है उसको क्या चुन लिया? प्रधानमंत्री चुन लिया। अब जितने भी प्रशासनिक कार्य प्रणाली से संबंधित प्रशासनिक जितने कार्य होते हैं वो किसके नियंत्रण में आते हैं? आपके सामने प्रधानमंत्री के द्वारा काम में आते हैं। तो भाई आपने सुना होगा ना, भाइयों की प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास ही सारी ताकतें होती हैं। तो सबसे पहली प्रमुख ताकत क्या है? सरकार का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का वास्तविक जो प्रमुख के रूप में जाना जाता है, और कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। साथ साथ क्या करता है? जो कार्यपालिका है उसका नेतृत्व करने का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद का नेता। वह मंत्रिपरिषद का नेता भी होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री की सलाह पे की जाती है। साथ साथ क्या करता है वो? मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो किस पे? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। नीति निर्माण, वह देश की नीतियों और एजेंडा को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज के समय कोई भी योजना लॉन्च की जाती है वो कौन करता है? भारत का लगभग प्रधानमंत्री ही करता है। समझे? बड़ी योजना हो गई, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गई, आपको कोई भी उज्ज्वला योजना हो गई, जो भी बड़ी योजनाएं होती हैं, नीतियों का निर्माण करना है, सरकार को क्या कैसे चलाना है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कैसे संभालना है, हर चीज आपको किसके अंतर्गत आती है? आपके सामने प्रधानमंत्री है उसके हिस्से में आती है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर सूचित करता है। तो मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी नीति या कानून का निर्माण किया गया संसद में। जैसे अभी आपके सामने नया इनकम टैक्स बिल आया था, किसने उसको पेश किया था? जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा पेश किया गया था। अब वो उसका निर्माण तो हो गया, लेकिन अब वो क्या कहां पर जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा।
तो राष्ट्रपति उसको साइन करने से पहले भाई पूछ भी सकता है प्रधानमंत्री से, है ना। तो ये क्या होता है आपके सामने, राष्ट्रपति और जो मंत्रिपरिषद होती है उसके बीच में कड़ी का कार्य भी करता है, समझा। तो कोई भी कानून बनता है, उस कानून को आपको जो पास करना किसका, राष्ट्रपति के हाथ में होता है। और राष्ट्रपति और उनको बनाता कौन है, मंत्रिपरिषद बनाता कानूनों को। तो काफी बार अगर कोई भी शंका हो राष्ट्रपति को तो प्रधानमंत्री से पूछ सकता है इस चीज के बारे में। मंत्रिपरिषद की बात करें, पहले कौन सी है, कार्यकारी निकाय। भारत का प्रमुख कार्यकारी निकाय है जो देश के प्रशासन को चलाता है। मंत्रिपरिषद क्या होती है, भारत का सबसे प्रमुख विभाग जो पूरे देश के प्रशासन को चलाता है, वो क्या होता है, कार्यकारी निकाय के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकतंत्र के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो जो पूरी मंत्रिपरिषद है उसका कार्य क्या है, वो इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। इसका अर्थ यही है, अगर पूरी लोकसभा है उसमें अविश्वास प्रस्ताव आ गया और अल्पमत में आ गई सरकार, अल्पमत क्या होता है, बहुमत से कम वोट हैं, कम लोग हैं सरकार के पास, तो क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी मंत्रिपरिषद उसको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा, अपना पद गंवाना पड़ेगा। क्यों, सरकार चली जाती है इस कारण। नीतियों और कानून को बनाना, तो मंत्रिपरिषद क्या करता है, अलग अलग प्रकार की नीतियों और कानूनों और प्रस्ताव का क्रियान्वयन करता है। तो मैंने बताया आपके सामने, जो वित्त मंत्री है उसके द्वारा क्या इनकम टैक्स बिल लाया गया, अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं, वो कौन लाती है, मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लाया जाता है। भाई जो भी विभाग होगा उस विभाग का बिल होगा वो कौन लाएगा, उस विभाग का जो मंत्री होगा वही लेकर आएगा। जैसे स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य से संबंधित बिल लेकर आएगा, सड़क और परिवहन मंत्री है, वो सड़क परिवहन से संबंधित कोई कानून बनाने का या कोई बिल लेकर आएगा। तो ये सब क्या करते हैं, आपके सामने सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं, सरकार के जो एजेंडे हैं, सरकार के द्वारा जो कोई भी कार्य है उसको करने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट क्या, सलाहकार भूमिका। यह राष्ट्रपति को उनके संवैधानिक कार्यों को निष्पादन करने में सहायता और सलाह देती है। तो ये क्या कार्य करते हैं, राष्ट्रपति है उसको अपने संवैधानिक कार्य को किस प्रकार से पूरा करना चाहिए, इसकी क्या दी जाती है, इसकी सलाह व भूमिका देने का कार्य भी करती है। तो यह आपके सामने मंत्रिपरिषद से संबंधित पूरे प्रश्न थे। अब यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे अपन, जिसका अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। तो लोकसभा की कैसी संरचना होती है, कैसी उनकी शक्तियां होती है, इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। पहला पॉइंट है सदस्य। लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोगों के सदन के रूप में जाना जाता है, और इसमें अधिकतम कितनी संख्या होती है, 552 लोगों की कुल संख्या इसमें देखने को मिलती है। तो आप जितने भी जो अपने सांसद चुनते हो आपके क्षेत्र से, वो चुनकर कहां पर बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं। ये निचला सदन बोला जाता है, सबसे पॉपुलर सदन भी इसको बोला जाता है। और इसमें इस समय कुल कितने सदस्य हैं, 552 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 543 सदस्य हैं जो सीधी जनता द्वारा चुने गए, और कितने, 543 सदस्य कुल कितने जो सीधी जनता के द्वारा चुने गए हैं। चुनाव की बात करें, सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। मतलब जो जितने भी सदस्य हैं यहाँ पर, उनका चुनाव कैसे हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। लोगों ने क्या किया, अपने मत का उपयोग करके इन लोगों को चुना है। और ये कैसे चुनी जाती है, सीधी जनता द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। प्रत्येक सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होता है, और प्रत्येक सदस्य कहां से होता है, प्रत्येक जो उसका निर्वाचन क्षेत्र होता है वहां से वो चुना जाता है। कार्यकाल की बात करें, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा होती है उसके सामान्य कार्यकाल कितने साल का देखने को मिलता है, 5 वर्ष का देखने को मिलता है। लेकिन इसे क्या कर सकता है, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर पहले भी भंग कर लिया जाता है, और राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है, समय से पहले भी इसको भंग कर सकता है। पीठासीन अधिकारी की बात करें, लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। तो जो पीठासीन अधिकारी होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को क्या बोला जाता है, पीठासीन अधिकारी। कौन है इस समय लोकसभा के अध्यक्ष, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लोकसभा का अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करने का कार्य करता है, और कौन करता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन की सारी कार्रवाई का चलाने का कार्य करता है। शक्तियों की बात करें, विधायी शक्तियां। लोकसभा संघ सूची, सीमावर्ती सूची में दिए गए विषयों का कानून बना सकती है। लोकसभा क्या करती है, संघ सूची में और सीमावर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पर कानून बनाने का कार्य कर सकती है।
साधारण विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों के पास समान शक्तियां हैं, लेकिन अगर दोनों एक एक्स्ट्रा शक्तियां यही है कि जो संघ सूची होकर सीमावर्ती सूची पर कानून बना सकती है, इनकम टैक्स पर जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उस पर भी इसके पास ज्यादा पावर होते हैं, मनी बिल पर। और बाकी जो सामान्य बिल होते हैं इसमें राज्यसभा और लोकसभा के पास दोनों सामान्य बराबर शक्तियां होती हैं। वित्तीय शक्तियां, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और जो धन विधेयक होता है उसको कहां पर पेश कर सकते हैं अपन, सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और इस पर अंतिम निर्णय लोकसभा का ही होता है, और अंतिम निर्णय इस पर कौन लेता है, लोकसभा ही इस पर अंतिम निर्णय लेने का कार्य करती है। राज्यसभा की शक्तियां धन विधेयक के संबंध में सीमित होती हैं, और राज्यसभा होती है उसके पास जितनी भी जो शक्तियां होती हैं इस संबंध में क्या होती हैं, सीमित शक्तियां देखने को मिलती हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, और जितनी भी जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। लेकिन लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई सरकार है, विपक्ष को लगता है कि सरकार अल्पमत में, उनके पास कम लोग हैं, तो वो क्या किया जा सकता है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और उसको भंग भी किया जा सकता है। संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति आवश्यक होती है। तो अगर संविधान में अगर संशोधन करना चाहते हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, आपको जो लोकसभा और राज्यसभा है दोनों की सहमति इसमें आवश्यक होती है। तो यह आपके सामने जो कंप्लीट पेपर होने वाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द भारत एंड द यूनियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स माइनर का, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अच्छे से पढ़ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।